संकलन की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, इस सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, नगर योजना व इस सभ्यता के अवसान के बारे में जानेंगे। आते हैं पहले इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। इस सभ्यता के अंतर्गत बहुत से प्रमुख स्थल आते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलवीरा और राखीगढ़ी इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्बू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकागेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। यह सभ्यता पूरे 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता उस समय विकसित मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। इस सभ्यता में प्रमुख स्थल हड़प्पा भी आता है, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। आते हैं अब इस सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले हम इस सभ्यता के नगर योजना के बारे में जानेंगे। इस सभ्यता की विशेष बात यह थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर के भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यास थे, यानी सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं तथा बगल में एक बड़ा कुआं है, जिससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के एक कोने में एक निर्गम है, जिससे पानी निकलकर बाहर नाले में चला जाता था। इस हौज की विशेषता यह भी है कि इस हौज के फर्श पक्की ईंटों के बने हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खुदाई के पश्चात मिलने वाली बड़ी संरचना है वहाँ का अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 45.23 मीटर चौड़ा है। कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता की नगर योजना विकसित व व्यवस्थित थी।
आते हैं अब इस सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। इस सभ्यता में परिवार समाज का आधार था, जो संभवतः मात्र सत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिनमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार आते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। आमोद प्रमोद के साधन में जुआ खेलना, शिकार खेलना, नृत्य, संगीत इत्यादि सम्मिलित था। इस सभ्यता में शवों को जलाने व दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ऐसा हमें खुदाई के पश्चात साक्ष्यों से प्राप्त होता है। अब आते हैं इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। यहाँ के निवासियों से विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए, जिसे यूनान के लोगों ने सिंडन कहा। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कपड़ा, जौहरी का काम, मनके और ताबीज़ बनाने का काम भी इस सभ्यता में प्रचलित था, जिसे यहाँ के लोग विदेशों में निर्यात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा खेतड़ी से तथा बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। सोना कर्नाटक व अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। आते हैं अब इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस सभ्यता में वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। मंदिर के अवशेष यहाँ नहीं मिलते हैं, फिर भी मातृ देवी की उपासना के साथ साथ लोग कुबड़ वाला सांड पूजा करते थे। यहाँ पर नाग की भी पूजा होती थी। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों से हवन कुंड भी मिले हैं, जो उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ से स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। आते हैं अब इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध बिना किसी राजनीतिक सत्ता के बिना हुआ ही नहीं होगा। पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ के शासक कैसे थे और उनकी शासन प्रणाली कैसी थी। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था जरूर थी। अब आते हैं इस सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करते हैं। यह सभ्यता मुख्य रूप से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ह्रासोन्मुख थी। इस सभ्यता के अवसान के पीछे भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन आक्रमण के कारण हुआ, कुछ विद्वान मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ और कुछ विद्वान मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। लेकिन कुछ प्रमुख विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के पतन के कारण दिए जाते हैं, जो हैं जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। चाइल्ड और व्हीलर महोदय इसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस सभ्यता का पतन मानते हैं और सर्विस फेयर महोदय द्वारा
इस सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय असंतुलन द्वारा होता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार सिंधु सभ्यता की नगर योजना थी, उन समय का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था, उस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और किन किन विद्वानों के अनुसार किन किन कारणों को माना जाता है। आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलवीरा और राखीगढ़ी, इन प्रमुख स्थलों के उत्खननकर्ता कौन हैं और यहाँ से हमें किन किन अवशेषों के प्रमाण मिलते हैं। तब तक के लिए जय राम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।